हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल हर्षना ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम आप लोग को बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम 2025 के लिए साइंस के जो है 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए हुए हैं। जो कि ये क्वेश्चन जो है हम 15 क्वेश्चन लाए आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके जो एग्ज़ाम में बार बार सारे क्वेश्चन जो पूछे भी गए हैं, तो एक क्वेश्चन को हम बताएंगे। इसके साथ ही आप लोग को जो है हम एक्स्ट्रा में भी सबको एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देख सकते हैं हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। यानी कि बोला जा रहा है कि हम एल्युमिनियम हमारा क्या है, धातु है। इस पर मोटी जो ऑक्साइड की यानी कि O2 ऑक्साइड होता है आपका, तो इसकी परत बनाने की जो क्रिया है यह क्या कहलाती है, तो यह कहलाती है एनोडीकरण। तो इसका ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु क्या है। तो अगर हम सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु की बात करें तो वो हो जाता है अनंत पर, यानी क्या होता है, अनंत पर हो जाता है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वह सही हो जाएगा। और अगर यही क्वेश्चन आपका पूछ दे कि सामान्य नेत्र के लिए निकट के बिंदु पूछ दे कि निकट का बिंदु जो है क्या होता है, तो सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु हो जाता है आपका 25 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ अपने नेत्र से लेकर के 25 सेंटीमीटर की दूरी को आप साफ साफ देख सकते हैं। अगर इससे भी नज़दीक अगर आप नेत्र के निकट कुछ भी लाएंगे तो धुंधला दिखने लगेगा या फिर नहीं भी दिखता है। तो ये हो गया आपका निकट बिंदु और दूर बिंदु सामान्य नेत्र के लिए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है। तो आपको क्या करना है, देखिए वैश्विक ऊष्मन, ये आपको अगर नहीं समझ आ रहा है तो इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। तो आपको क्या करना है, एग्ज़ाम में जो आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन दिए रहते हैं, तो आपको जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ लेना। जब हिंदी में समझ नहीं आया तो अब आप बता सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या उत्तरदायी है। तो वैश्विक ऊष्मन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होता है CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है। यानी कि अजैव निम्नीकरण कचरा, तो ऐसा जो है अजैविक कचरा जिसका जो है अजैव हो, यानी जिसका निम्नीकरण हो लेकिन वह अजैव हो, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा थर्मोकोल। जैव निम्नीकरण हो जाता है जैसे कि जिसका जो है निम्नीकरण हो जाए और वो जैविक कचरा हो, जैसे कि केले का छिलका हो गया, आपका टिश्यू पेपर हो गया। लेकिन ये अजैविक निम्नीकरण कचरा थर्मोकोल जिसका कि निम्नीकरण नहीं हो सकता है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक है। तो अगर हम फोकस दूरी की लेंस में फोकस दूरी पॉजिटिव यानी कि धनात्मक किसका होता है उसकी बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है धनात्मक होती है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और इसके विपरीत आपका जो अवतल लेंस होता है इसकी फोकस दूरी जो है निगेटिव होती है, यानी कि ऋणात्मक होती है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कि समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होता है। तो आपको क्वेश्चन को यहाँ पर समझना आराम से देखिए। पूछा जा रहा है कि समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के बाद, यानी कि जो समांतर क्रम में संयोजित होते हैं प्रतिरोध इस टाइप से, समांतर क्रम में कैसे होते हैं, इस टाइप से होते हैं। तो इसकी संख्या घटने के बाद जो संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध होता है, यानी कि इसके बाद जो संयोजित प्रतिरोध होते हैं उन सभी को हम पूरा मतलब जोड़े तो क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा या फिर उतना ही रहेगा। तो क्या होता है, बढ़ता है। ओके, क्योंकि समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध की संख्या को हम घटा देंगे। तो समांतर क्रम में हम कैसे निकालते हैं संयोजित प्रतिरोध, 1/r करके, तो ये घटता है। तो यहाँ तो इसलिए फिर इसके उपरांत अगर हम संयोजित प्रतिरोध के कुल प्रतिरोध निकालें, यानी कि जो जिस प्रकार की श्रेणी क्रम में होते हैं तो उनका क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो ये बढ़ता है। तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो कवक जिसे कि आपका इंग्लिश में कहा जाता है फंजाई, तो इसमें अगर हम पोषण की विधि की बात करें तो इसमें पाया जाता है आपका मृतजीवी, यानी कि मृतजीवी हो जाता है। यानी कि यह जो है सड़े गले पदार्थों से अपना पोषण करता है, अपना भोजन बनाता है, उसी से इसको पोषण मिलता है, सड़े गले जो मृत जीव जंतु होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं उनसे। तो ये इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन की निम्न में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो कौन सा पद जो आपका विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, तो शक्ति की बात की गई है तो P यानी कि शक्ति इज इक्वल टू हो जाता है आपका V/T। ओके, शक्ति इज इक्वल टू होता है W/T होता है आपका, तो P इज इक्वल टू W/T हो गया। तो इससे हमें क्या निकालना है, विद्युत शक्ति का, यानी कि इसमें से 3 जो ऑप्शन राइट होने वाला है आपका। तो ये भी आपका जो है एक P यानी कि पावर शक्ति का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू W/T, जहाँ W हमारा वर्क है, कार्य है, और T जो है टाइम है, समय है। तो एक और आपका फॉर्मूला हो जाता है P इज इक्वल टू आपका हो जाता है VI। ओके, जहाँ पर आपको V इज इक्वल टू आपको पता होगा ओम के नियम से V इज इक्वल टू होता है IR, तो IR इंटू I हो जाएगा। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा आपका I हो जाएगा I² R। ओके, तो I² यहाँ पर जो ऑप्शन है हमारा सही हो जाएगा। ये V² I नहीं होगा, IR² नहीं होता है, और VI² यहाँ पे नहीं होता है, तो ये इसका ऑप्शन है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा अंग जो है संवेदी ग्राही नहीं है। संवेदी ग्राही यानी कि, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका दिमाग या अंग जो है वह संवेदी ग्राही नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी जो है वह सही हो जाएगा। इसके अलावा आँख, कान, नाक हो गया आपका संवेदी ग्राही अंग है। नेक्स्ट है कि किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका पश्च दृश्य दर्पण, यानी क्या हो गया, इसका मतलब हुआ आपका पीछे के देखने के लिए साइड मिरर के रूप में। ओके, इंग्लिश आपने पढ़ा होगा, साइड मिरर सुना होगा, पश्च दृश्य नहीं समझ आ रहा है, तो साइड मिरर के रूप में यूज किया जाता है आपका उत्तल दर्पण को, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर आपको पूछ देता है हेडलाइट के रूप में, तो हेडलाइट के रूप में यूज किया जाता है अवतल दर्पण को। ओके, नेक्स्ट है कि किस वर्ण यानी कि रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। तो आपको जो है इसके लिए याद रखना है बैजानी हप्पी नाला। बैजानी हप्पी नाला में क्या होता है, तरंगदैर्घ्य की बात करें या फिर हम वेग की बात करें, तो वह जो है इधर का ही यानी कि लाल का ही ज़्यादा होता है। उसके बाद नारंगी, पीला, हरा, तो देखिए यहाँ पर लाल दिया हुआ है ऑप्शन में, तो इसका ऑप्शन है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है समजात अंगों का उदाहरण पूछा जा रहा है, तो समजात अंग का उदाहरण हो जाता है, क्या होता है, तो हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपात यहाँ पर जो है समजात अंग है। हमारा दांत और हाथी के दांत यहाँ पर जो है ये समजात अंग, तो हमारा दांत और हाथी के दांत की बात करें तो समजात अंग अगर हम बात करें किसे कहते हैं, तो समजात अंग कहते हैं, तो समजात अंग हम उसे कहते हैं जो कि मतलब कि स्ट्रक्चर जो है सेम है लेकिन कार्य अलग अलग हो। तो हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपद, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन है सही हो जाएगा। समजात अंग इसी का है जिसका स्ट्रक्चर सेम होता है और कार्य अलग अलग होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा उत्तम ऊर्जा स्रोत है। तो उत्तम ऊर्जा स्रोत की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा आपका बायोगैस, जो कि एक उत्तम ऊर्जा स्रोत है। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन जो अंतःस्रावी बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है। तो यहाँ पर नहीं आ गया तो राइट आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि है जो है आपका अंतःस्रावी और बाह्य ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, जिसे कि मास्टर ग्लैंड भी जो आपका कहा जाता है। ओके, और इसके अलावा अगर पूछ देता कि जो कौन जो अंतःस्रावी बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य करता है तो आपका अग्नाशय हो जाता। नेक्स्ट और आज का लास्ट हमारा प्रश्न है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के बाएं हाथ की तर्जनी जो है वह क्या संकेत करती है। तो बाएं हाथ की जो तर्जनी है वह संकेत करती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो इसका ऑप्शन बी जो है वह सही हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ पर हमने 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। तो एंड करते हैं पर वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।